हेलो एवरीवन, आई सिद्धि शर्मा वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो हम हमारा सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज से न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ टेंसर्स एंड स्पेस टाइम स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को हम टेंसर थ्योरी भी बोल सकते हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी जाता है क्योंकि सिलेबस में थोड़ा नया चैप्टर है। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। आज के लेक्चर में हम इजी लेवल के एमसीक्यूज़ ही देखेंगे, जो अगर हमें डेफिनेशंस अच्छे से याद हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और फॉर्मूलेस ट्रांसफॉर्मेशन से सारे देखेंगे। आज हम टेंसर थ्योरी का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, कोवेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, मिक्स टेंसर, ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। फिर आइंस्टाइन समेशन नोटेशन और स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, सिमेट्रिक टेंसर्स और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टाइप के टॉपिक्स आज हम हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो है टेंसर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो टेंसर को हम रैंक के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं और कंपोनेंट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। ये जनरल चीज़ है टेंसर के बारे में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि टेंसर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रैंक एंड कंपोनेंट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है, अपर सफिक्स इज सेड टू बी डैश। तो अपर सफिक्स को हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है, लोअर सफिक्स इज सेड टू बी डैश। तो लोअर सफिक्स को हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी। Now moving to our next question. In Einstein summation notation, I is called as dash. तो अगर आपने आइंस्टाइन समेशन इक्वेशन देखे होंगे तो आइंस्टाइन समेशन नोटेशन कुछ इस टाइप से एक्सप्रेस होता है। ये देखिए, आइंस्टाइन समेशन इक्वेशन को हम एक इस टाइप से लिख सकते हैं, समेशन I इक्वल्स टू 1 to n ai xi equals to a1 x1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus dash 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 plus e n x to the power n, where n is any पॉजिटिव इंटीजर और एनी नेचुरल नंबर। ओके, और एक आइंस्टाइन समेशन नोटेशन इस टाइप से भी एक्सप्रेस होता है आई और जे के फॉर्म में, दैट इज समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n a j i x to the power I equals to a j 1 x to the power 1 plus a j 2 x to the power 2 plus dash 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 plus a j n x to the power n। यहाँ पे जो ये I है और ये जो जे आई, ये दोनों, ये आई, ये सारे सफिक्स है। इसमें क्या पूछा है हमसे, जो आइंस्टाइन समेशन नोटेशन में जो आई होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है डमी सफिक्स। आई हमारा डमी सफिक्स होता है। डमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जे एक जे को हम आर्बिट्ररी बोल सकते हैं या फिर
जे का हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, आई का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। आई का वैल्यू हम इसलिए चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम उसे डमी सफिक्स बोलते हैं। और जे को हम रियल या फ्री सफिक्स बोलते हैं। रियल सफिक्स इसलिए क्योंकि जे का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम, जे एज इट इज़ रहेगा। जे के लिए हम कोई वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते, सिर्फ आई के लिए पुटअप कर सकते हैं, इसलिए आई को हम डमी सफिक्स बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन नोटेशन में। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज इन आइंस्टाइन समेशन नोटेशन आई इज कॉल्ड एज डमी सफिक्स। वैसे आइंस्टाइन समेशन नोटेशन में जे इज कॉल्ड एज फ्री सफिक्स ऑल्सो एंड रियल सफिक्स ऑल्सो, बिकॉज जे का वैल्यू एक रियल वैल्यू है, मतलब जे का वैल्यू ही नहीं है, जे एज इट इज रहेगा। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। Now moving to our next question. In a single sum Einstein notation, in a single sum in Einstein summation notation, summation should not be repeated dash. तो यहाँ पे आइंस्टाइन समेशन नोटेशन का एक लिमिटेशन दिया हुआ है कि आइंस्टाइन समेशन नोटेशन में जब सिंगल सम होता है तो उसका समेशन 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ थ्राइस और मोर। नाउ क्रोनेकुलर डेल्टा, क्रोनेकुलर डेल्टा को हम ऑप्शन ए से भी डिनोट कर सकते हैं, ऑप्शन बी से भी डिनोट कर सकते हैं और ऑप्शन सी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉज ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, del dx to the power dx dash suffix I equals to del x dash suffix I by del x suffix j into del x suffix j। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है, स्केलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए टेंसर ऑफ रैंक डैश। तो जो टेंसर होता है जिसका रैंक 0 होता है उसे हम स्केलर भी बोलते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 इज गिवन एज डैश। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगी। अगर आपका कोई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ दिया है, उसका पावर अगर या फिर उसका सफिक्स खाली एक अल्फ़ाबेट रहेगा, या फिर आई रहेगा या फिर जे रहेगा या फिर आई डैश रहेगा या फिर जे डैश रहेगा, तो वो रैंक 1 का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होगा। और अगर आपके टी का सफिक्स आपके टी के दो सफिक्स है, दैट इज आई जे, इस टाइप का सफिक्स रहेगा, तो वो आपका रैंक 2 का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए में भी सिर्फ एक ही सफिक्स दिया है, ऑप्शन बी में भी सिर्फ एक ही सफिक्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी में क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, नन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पे, कोवेरिएंट टेंसर इज इंडिकेटेड बाय डैश। तो कोवेरिएंट टेंसर सबस्क्रिप्ट से इंडिकेट होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज सबस्क्रिप्ट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 इज गिवन एज डैश। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए में भी एक ही सफिक्स है और ऑप्शन बी में भी एक ही सफिक्स है, ऑप्शन सी में 2 सफिक्स है, तो हमारा ऑप्शन सी तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ऊपर की जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है वो देखो, तो ऑप्शन ए भी कॉन्ट्रावेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है और ऑप्शन बी भी कॉन्ट्रावेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 इज गिवन एज डैश। तो पहले तो यहाँ पे ये देख लो कि टी का सफिक्स एक ही है, और सॉरी ऑप्शन ए का सफिक्स भी एक ही है और ऑप्शन बी में भी टी का सफिक्स एक ही है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो
कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कोवेरिएंट टेंसर। कोवेरिएंट टेंसर जब होता है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके डिनोमिनेटर में उसके डिनोमिनेटर में जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर का जो सफिक्स रहता है वो डिनोमिनेटर के पार्शियल डेरिवेटिव का सफिक्स होता है। तो यहाँ पे तो LHS का जो सफिक्स है वो डिनोमिनेटर के पार्शियल डेरिवेटिव का सफिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी देखो, यहाँ पे देखो जो LHS का जो सफिक्स है वो RHS के डिनोमिनेटर के पार्शियल डेरिवेटिव्स का सफिक्स है। ये देखो यहाँ पे के भी है और ये एल भी है। ये खाली आइडेंटिफाई करने का ट्रिक है, बाकी जेन्युइन रीज़न ये नहीं है। जेन्युइन रीज़न में हम उसे अच्छे से सॉल्व करते हैं, बट हमारे एग्ज़ाम्स MCQ पैटर्न में है तो उस टाइम हमें ट्रिक याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये आइडेंटिफाई करने का सिर्फ ट्रिक है। कोवेरिएंट टेंसर में जो डिनोमिनेटर होता है ना वो LHS के सफिक्स ही RHS की डिनोमिनेटर के पार्शियल डेरिवेटिव्स के भी सफिक्स होते हैं। So option D is our correct answer. Now moving to our next question. यहाँ पे पूछा है total rank of रियल इंडाइसेस पर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज डैश, तो उसे हम रैंक बोलते हैं। दैट इज टोटल नंबर ऑफ रियल इंडाइसेस पर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज रैंक। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ टेंसर कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ टेंसर होते हैं ना उनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज मैट्रिक्स। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है, द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर टी आई इन अ मैट्रिक्स फॉर्म इज गिवन एज डैश। तो जो कोवेरिएंट वेक्टर होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ का जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ये है ऑप्शन सी, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ T1 T2 T3 इनटू मैट्रिक्स ये, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है इफ द टेंसर इज ऑफ रैंक 0 देन द फील्ड इज सेड टू बी डैश। तो उस फील्ड को हम स्केलर फील्ड भी बोलते हैं और वेक्टर फील्ड भी बोलते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A covariant tensor Tij of a rank 2 is said to be symmetric if dash for every I, j। तो यहाँ पे कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 बोला है और यहाँ पे क्या सिमेट्रिक का कंडीशन बताना है कि सिमेट्रिक हमारा कब होता है। तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया क्योंकि नॉट इक्वल्स टू ही बोल दिया है, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो यहाँ पे t टू द पावर ij इक्वल्स टू टी टू द पावर जे आई बोला है। अब इसे आप चेक करके देख लो एक बार। आई डमी सफिक्स होता है तो आई का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जे रियल सफिक्स होता है इसलिए हम जे का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसे स्टेप से चेक करके देखें, टी आई जे इक्वल्स टू टी जे आई का वैल्यू हम चेंज कर सकते। सपोज हम आई का वैल्यू 2 डालें तो टी टू जे इक्वल्स टू टी जे टू। तो इस J2 को हम इस टाइप से भी लिख सकते T2J इक्वल्स टू T2J। तो ये सिमेट्रिक हो गया ना, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टेंसर Tij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Tji देन द टेंसर इज सेड टू बी डैश। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन सी क्या बोला है, यहाँ पे सिमेट्रिक बोला है। अभी हमने पिछला प्रॉब्लम देखे, सिमेट्रिक जब हमारा टेंसर सिमेट्रिक होता है तो उसका LHS इज इक्वल टू RHS होता है, ठीक है। और अगर हमारा LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS होता है तो वो टेंसर हमारा नॉन सिमेट्रिक हो जाता है। तो उस नॉन सिमेट्रिक को हम स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलते हैं और एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गलत हो गया। ऑप्शन डी में क्या बोला है देखो, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो हमारा
यहाँ ए भी करेक्ट है तो बी भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। Now moving to our next question. यहाँ पे क्या बोला है? If the vector of component is unchanged or changed in sign only, then the tensor is said to be dash. तो इसका आंसर हमारा completely symmetric है। स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। अगर कंपोनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है या फिर सिर्फ साइन से ही चेंज होता है तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कंप्लीटली सिमेट्रिक बोलते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेटिव कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 and weight omega is given by t dash ij equals to dash। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये जनरल लॉ है ट्रांसफॉर्मेशन का। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। TP is a relative vector of weight omega if T dash k equals to dash। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, mod of del x by del x dash to the power omega into del x p upon del x dash k into TP। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 इज डैश इन n डायमेंशनल स्पेस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेटिव स्केलर ऑफ वेट 0 इज कॉल्ड एज डैश। तो अगर हमारा रिलेटिव स्केलर का वेट 0 है तो उस स्केलर को हम एब्सोल्यूट स्केलर बोलते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज, जो एकदम बेसिक और एकदम इजी लेवल के एमसीक्यूज थे। अगर आपको डेफिनेशंस, उसके जनरल ट्रांसफॉर्मेशन लॉज अच्छे से मालूम है तो आप इस टाइप के एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर टफ लगता है ना थोड़ा, तो आप एटलीस्ट इसके डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लो। उससे क्या होगा, आपको 50% मार्क्स तो इजीली ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स एमसीक्यू पैटर्न में है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही होंगे। ये बिल्कुल इजी लेवल के एमसीक्यूज थे। आप इन एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम मॉडरेट और हाई लेवल के एमसीक्यूज भी देखेंगे। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सारे एमसीक्यूज़ मिल सके, उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ निकालने की कोशिश की, खुद से फ्रेम की हूँ। तो आप उन एमसीक्यूज़ को ज़रूर गो थ्रू कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।